नमस्कार। आज हमारा संधि का आखिरी टॉपिक है, या संधि में तीसरी और आखिरी संधि पढ़ रहे हैं हम, विसर्ग संधि। इससे पहले दो संधियां समाप्त हुई, स्वर संधि और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की आज शुरुआत करेंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने पहले प्रकरण में ले ली थी। अब विसर्ग संधि के जो नियम है, विसर्ग संधि में लगभग 5-6 नियम है। और पीछे हमने वर्ण विचार के टॉपिक में एक बिंदु पढ़ा था, अघोष और सघोष का। यदि वो अघोष और सघोष का बिंदु आपको अच्छी तरह से याद है तो आपको एक भी नियम याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा विसर्ग संधि के सारे नियम एक साथ में क्लियर हो जाएंगे। वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़े थे वर्णों को अघोष और सघोष रूप में। सघोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लव है और सारे स्वर और है। तो ये जो सघोष व्यंजनों की संख्या आपकी 31 थी और अघोष व्यंजनों की संख्या 13 थी। तो वो जो 31 सघोष व्यंजन यदि आपको याद है तो फिर संधि में कोई दिक्कत, आपके इस विसर्ग संधि में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो, इसमें लगभग आपके बड़े रूप में 6 नियम है। पहला नियम जो होता है, अगर आपको सघोष वर्ण आते हो, सघोष और एक तरफ लिख दिया मैंने अघोष, अब इनसे हम नियम बनाएंगे। ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम कह सकते हैं हम, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, सघोष के 2 नियम, ये पहला, ये दूसरा। फिर अघोष के 2 नियम, ये तीसरा और ये चौथा। अब सघोष और अघोष के 4 नियम है। देखें, यदि सघोष वर्ण, इधर लगा देंगे प्लस का चिन्ह, 4 नियम एक साथ हो रहे, सघोष, सघोष, अघोष और अघोष। इनसे पहले लगा दिया हमने धन चिन्ह। और विसर्ग संधि की पहचान होती है कि स्वर हो या व्यंजन हो, इससे पहले हमेशा विसर्ग बना रहता है। तो यहां रहेगा आपके आगे बना हुआ विसर्ग। ये चारों हो गए। अब पहला नियम यह बनेगा कि यदि अ या आ, यदि अ या आ के बाद विसर्ग और उसके बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये आपका नियम बन गया 1 नंबर। दूसरा नियम, यदि ई या ऊ के साथ में विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या होता है, ये होता है दूसरा नियम। ठीक इसी तरह से यदि अ या आ हो और उसके साथ में विसर्ग और उसके बाद में अघोष आ जाए तो शब्दों में परिवर्तन किस तरह से होता है। इसी तरह से ई या ऊ हो और उसके साथ में विसर्ग आ जाए तो फिर वर्णों में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो ये हो गए आपके 4 नियम। पहला नियम, अ या आ के साथ विसर्ग और उसके बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो तो क्या बनेगा। दूसरा नियम, अ या आ नहीं हो, यानी ई या ऊ हो, उसके बाद में कोई भी विसर्ग और उसके बाद में सघोष आ जाए तो व्यंजनों में किस तरह से परिवर्तन, वर्णों में परिवर्तन होता है। इसी तरह से यहाँ अ या आ के बाद में सघोष, ई या ऊ के बाद में सघोष। इसी तरह से अ या आ के बाद में अघोष, ई या ऊ के बाद में अघोष। तो पहले हम इन 2 नियमों को पढ़ते हैं, प्रथम और दूसरे को, कि यदि अ या आ के साथ में विसर्ग और उसके बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो ध्यान रखना, संधि युक्त पद बनाते समय इस विसर्ग का ओ हो जाता है। एक उदाहरण, जैसे मैंने नाम लिख दिया पूरा प्लस हित, प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग, विसर्ग के साथ में अ, प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग, विसर्ग के पहले अ या आ, तो पूरा में अ है। आगे कोई भी सघोष वर्ण तो ये जो है ये सघोष वर्ण है। तीसरा, चौथा, पांचवा है, यर, लव है और सारे स्वर। आते ही ओ किसका होगा, इस विसर्ग का होगा। बाकी पूरे के पूरे दोनों शब्द बने रहेंगे, दोनों पद बने रहेंगे। इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और नाम बन जाएगा आपका पुरोहित। अब दूसरा नियम देखें, ई या ऊ हो, उसके बाद में कोई भी विसर्ग हो और उसके बाद में सघोष वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग का संधि युक्त पद बनाते समय आधा रह
या हलंत रे हो जाता है। इसको आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, ये आपके और बनता है। पहले नियम में तो ओ बनता है, दूसरे नियम में रे बनता है, और का नियम। तो रे कैसी स्थिति में बनता है? जब स गो से पहले ई या ओ हो। ओ कैसी स्थिति बनता है? जब स गो से पहले ए या आ हो। तो ये जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आशी ही प्लस वाद, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, शुद्ध शुद्धि में हो या संधि की दृष्टि से हो। आशी ही प्लस वाद, यहाँ प्लस का चिन्ह है, आगे वाला शब्द है जैसे लिखना है, ये वाद शब्द लिख दिया। अब विसर्ग जो है, इस विसर्ग का से पहले ई या ओ, आशी में ई की मात्रा आती है, तो आशी ही, तो इस ई के बाद में विसर्ग आने पर इस विसर्ग का आधा रे हो जाता है। तो जो आधा रे होगा वो यहाँ पे लिख दिया आधा रे, आगे वाला नाम है जैसे लिख दिया हमने आशी, और ये रे आधा हो गया, आगे व्यंजन आने के कारण ये नाम बन गया आशीर्वाद, है ना। इसी तरह से एक उदाहरण, यजुः प्लस वेद। इसी तरह से एक उदाहरण, आयुः प्लस वेद। यहाँ ई का उदाहरण, इसके बाद में हमने ले लिया ऊ का उदाहरण। यजु में ऊ की मात्रा आगे जो वह है यर लव से गोस होते हैं, इसी तरह से इसमें भी यर लव से गोस होते हैं, इधर भी ऊ की मात्रा है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्रमशः आधे रह हो जाएंगे, तो ये नाम बनेगा आपका यजुर्वेद, और ये नाम बनेगा आपका आयुर्वेद। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम आशीर्वाद को कई बार हम देखते हैं कि आशीर्वाद को कई जगह हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यजुर्वेद और आयुर्वेद लिखते हैं तो ये मात्रा आती है, उसके पास में रह आता है, तो आशीर्वाद में भी ऐसा लगता है कि इस मात्रा के पास ही रह आएगा। लेकिन नहीं, जो संधि विच्छेद कहां से हुआ है? यजुः प्लस वेद, तो आधा रह यहाँ पे बना तो आगे वाले वर्ण पे गया। आयु प्लस वेद, आधा रह यहाँ पे गया, आगे वाला। आशी ही प्लस वेद, आधा रह यहाँ पे गया, तो फिर आगे वाले वर्ण पे जाएगा, इधर वाले वर्ण पर नहीं आएगा। तो ये जो दो नियम थे अघोष और सघोष के, ध्यान रखें। बहुत बार इनके उदाहरण वो आपके पूछे जाते हैं, शुद्ध शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। तो ये ओ कहाँ हो जाता है? जहाँ प्लस से पहले सघोष हो या आ के बाद में, जैसे गुण संधि में भी ओ होता है, गुण संधि में भी ओ होता है। जैसे नाम आ गया आपको सामने लिख दिया गया, चार विकल्प दिए गए, दामोदर, लंबोदर, मनोज, और इसके बाद में एक उदाहरण ले सकते हैं सभी। या ऐसा पूछ लिया, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ज्यादा हम ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं कि किसी शब्द पे एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है, दो मात्राएं हो तो वर्धित संधि होती है। तो उसकी दिक्कत कहाँ आती है? वो यहाँ आती है। देखें, दामोदर शब्द में एक मात्रा ओ की मात्रा, लंबोदर में एक मात्रा ओ की मात्रा, मनोज में भी एक ही मात्रा है, ओ की दोनों आ रही है। तो इन तीनों को एक दृष्टि से देखें तो कहीं नहीं लगता है कि इसमें गुण संधि नहीं है तीनों में, क्योंकि जब हम इस हिसाब से पढ़ेंगे ट्रिक के हिसाब से। तो ध्यान रखें, वहां मनोज में मन है प्लस जय होता है, और वो उदाहरण होता है किसका? जय, छह, जय तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये मनोज शब्द फिर किसका उदाहरण हो जाता है? आपके विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। मन से जिसका जन्म हुआ हो, मन प्लस जय। अब इस संधि में जो दोनों के जो आपके उदाहरण है एक साथ देख लेते हैं, सारे उदाहरण कम से कम 8-10 उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से इनका क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप इनके जो नियम है, इन नियमों को लिखें, ध्यान दें। नियम किस तरह से लिख रहे हैं कि यदि ए या आ के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में कोई भी सघोष हो, तो सीधा लिखें विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। फिर दूसरा नियम बनता है, ई या ऊ के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में कोई भी सघोष हो, तो विसर्ग का आधा रे हो जाता है। ये दो नियम, आगे वाले दो नियम आपको पता है, तो इनके यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं।
दोनों के एक साथ उदाहरण आप खुद तय करेंगे कौन सा होगा। यस प्लस द, मन प्लस रंजन, मन प्लस विज्ञान, मन प्लस रथ, दूह प्लस गए। यानी कई ऐसे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण है निह प्लस उक्त, निह प्लस अपराध। ये जो निह प्लस अपराध का उदाहरण है, ये भी लगभग कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है ना। एक उदाहरण है जैसे उरे प्लस ज, और इसी तरह से मन प्लस योग। तो इसमें आप पहले शब्दों को ये पहचानें कि इसमें किस में पहला नियम लगेगा और किस शब्द में दूसरा नियम लगेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द है जिसमें ए या आ कहाँ आ रहा है, ई या ऊ कहाँ आ रहा है। तो जहाँ ए या आ रहा है वहां प्रथम नियम लगेगा, जहाँ ई या ऊ आ रहा है वहां दूसरा नियम लगेगा। इसी तरह से एक शब्द और लिख सकते हैं हम, पया प्लस द, स्व प्लस ग। और इसी तरह से हम कह सकते हैं, एक बहुत बार पूछा गया उदाहरण जैसे हम आवी से ले सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ये आपके जितने मेन उदाहरण थे वो हमने इसमें यहाँ पे देख लिया। अब देखो इनका एक बार इनके आधार पे सबसे पहले आप ये तय करें, पहला जो उदाहरण है यस प्लस द। अब आप ध्यान रखें पूरा, यस प्लस द, प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ए या आ है या ई या ऊ है। यदि ई या ऊ है तो फिर ये नियम लगेगा, ए या आ है तो फिर ये। तो यहाँ ए या आ है यस शब्द में, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और नाम बन जाएगा यशोदा, यशोदा। यश देने वाली, यश, यशोदा, ये तत्सम शब्द है संस्कृत का, इसका तद्भव होता है जसोदा, यश जस। दूसरा मन प्लस रंजन, ए या आ है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा और नाम बन जाएगा मनोरंजन। इसी तरह से मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। इसी तरह से मन प्लस रथ, ओ होगा मनोरथ। दुह प्लस ग, विसर्ग के पहले ई या ऊ में से ऊ आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर रह होगा, नाम आता है दुर्ग। विसर्ग का रह होते ही रह आगे वाले वर्ड दुह प्लस ग। गए का अर्थ होता है हमेशा गमन करने से संबंधित, जाने से संबंधित, गमन करना। दू यानी कठिन, दुष्कर, जहां गमन करना कठिन हो, जहां गमन करना दुष्कर हो, दुर्ग। निह प्लस उक्त, यहां देखेंगे विसर्ग के स्थान पर रह होगा, लेकिन अब ये जो आधा रह होगा ये आगे वाले वर्ण पे जाएगा, लेकिन आगे स्वर है इसलिए जाएगा नहीं, ये वर्ण खुद रह पूरा हो जाएगा और नाम बनेगा निरुक्त। क्योंकि रह आधा था, ऊ मिलने से रह पूरा होके और छोटा ऊ बन गया निरुक्त। निह प्लस उपाय, अपराध, अपराध। तो इसका नाम क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर रह आएगा लेकिन आगे स्वर मिलने से रह पूरा होगा। अब ए के ऊपर रह नहीं जाएगा, रह पूरा होगा और नाम बनेगा निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। यहाँ एक विशेष रूप से आप बिंदु का ध्यान रखें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ निरपराध शुद्ध अशुद्धि में शुद्ध होता है, ये निरपराधी नाम हमेशा गलत माना जाता है। और जो एग्जाम में पूछी गई लाइन में बोल के बताता हूँ, ये थी शुद्ध अशुद्धि में कि अपराधी और निरपराधी में अंतर नहीं करना चाहिए। ये एक लाइन थी और ये लाइन अशुद्ध मानी गई थी। और शुद्ध क्या होता है, अपराधी और निरपराध में अंतर नहीं करना चाहिए। तो निरपराधी नाम सही होता है, निरपराधी नाम गलत होता है।
उरे प्लस ज, नाम क्या बना, विसर्ग के स्थान पर ओ होगा, नाम बनेगा ओरोज। क्या होता है उरे प्लस से, ध्यान रखें। उरे जो शब्द, उर जो शब्द होता है विसर्ग लगने से उरे बने, मूल शब्द उर होता है और उर का अर्थ होता है वक्ष या छाती। जय किसी भी शब्द के पीछे आता है तो उसका अर्थ जन्म लेने से तात्पर्य होता है। तो वक्ष स्थल या छाती से जिसका जन्म हुआ हो तो वो कहलाता है उरोज, अर्थात स्तन। इसका ये पर्यायवाची होता है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, हालांकि इस नियम के अनुसार वो अपवाद भी है और ये नियम के अनुसार नहीं होता है वो। जैसे एक नाम होता है ऊरग, ऊर का अर्थ हुआ छाती और गय का अर्थ होता है गमन करना। जैसे दुर्ग में था दांत गमन करना दुष्कर हो, कठिन हो, उसी तरह छाती के बल पर गमन करना, उर प्लस गय, तो छाती के बल पर गमन करने वाला। तो उरग जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है, छाती के बल चलता है, सांप के पैरों के बल नहीं चलता है, सांप छाती के बल से। इसी तरह पय प्लस द, आगे तैत है, द तीसरा वर्ण है तो सैगोस है, इधर ए या आ है तो विसर्ग का ओ होगा और नाम बनेगा पयोद। पय का अर्थ होता है पानी, दे का मतलब देने वाला, तो पयोद का अर्थ क्या होगा, पानी देने वाला, अर्थात ये पर्यायवाची होगा आपके बादल का। इसी तरह से एक उदाहरण है स्व प्लस ग। अब ये देखो उदाहरण, इसी में एक और ले लेता हूं, दो उदाहरणों में। स्व प्लस ग, अब विसर्ग से पहले ए या आ है और आगे से गो से तो ओ होना चाहिए, लेकिन ये इस नियम का अपवाद है, बहुत बार पूछा गया और इसमें ओ, ये जो नियम है, शब्द ए के बाद में तीसरा व्यंजन आया तो ए के बाद में सैगोस आया तो ये है तो इस हिसाब से, लेकिन ये अपवाद होने के कारण इसमें ये संधि विच्छेद होता है इसका दूसरा नियम के हिसाब से। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होता है, स्व प्लस गय। गय का अर्थ गमन करना, स्व का मतलब स्वयं, जहां स्वयं ही गमन करता हो, तो स्वर्ग, स्वर्ग में स्वयं को गमन करना पड़ता है। इसी तरह से मन प्लस कामना, इसका भी क्या होगा, मनोकामना, लेकिन गलत है, इसका संधि विच्छेद यही होगा। अब हम बोलने में इस शब्द को बोलते हैं मनोकामना, लेकिन ये गलत होता है, शब्द सही मनोकामना ही होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद में क हो तो हमेशा क या पै हो तो विसर्ग हमेशा बना रहता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण है, यही से मैं इसी से मिलता जुलता आगे के नियम में आएगा, लेकिन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं उस उदाहरण। जैसे नाम है प्रातः प्लस काल, अगर ये मनोकामना होता है तो फिर ये भी प्रातः काल होगा, तो फिर ये क्यों होता है प्रातः काल, इसको हम प्रातः काल ही बोलते हैं, तो उस हिसाब से इसको भी मना है कामना ही शुद्ध होगा, न कि मनोकामना। हाँ, बोलने की मुख सुख की सुविधा से बोल देते हैं, तो ध्यान रखें इस स्वर्ग और मनोकामना इन दो शब्दों के, स्वर्ग का जो नियम हो नियम का अपवाद है, और जो मनोकामना जो शब्द है वो मनोकामना नहीं होता है, मनोकामना ही होता है। अगर ये मनोकामना होगा तो फिर प्रातः प्लस काल भी प्रातः काल ही होगा। इसके बाद में मन प्लस योग, मनोयोग, आवि प्लस भाव, आविर्भाव, यहाँ ई है, ई के बाद में सैगोस, सैगोस आते हैं, ई का क्या हो गया, रह आगे वाले वर्ण पर चला गया। इसी तरह से नी है प्लस गुण, और नाम क्या बन गया आपके नेकुण। तो ये जो आपके विसर्ग संधि के दो नियम थे, बहुत ही अहम नियम थे दोनों ही। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि आधा रह जो हुआ या फिर ओ हुआ, तो ओ और आधा रह जहाँ पे हुआ, और का नियम कह सकते हैं, और के नियम से याद रह जाएगा ओ कहाँ होगा और रह कहाँ पे होगा। तो ये जो नियम है इसको आप अच्छे से देखना। बाकी जो दो नियम बड़े हैं उसके बाद में कोई बड़े नियम नहीं है, सिर्फ शुद्ध अशुद्धि की दृष्टि से ही देखना है। शुद्ध अशुद्धि में समझ में आ जाएगी कि ये नियम नहीं है, ये शुद्ध अशुद्धि में ही होता है। तो दो ये नियम थे, इसके बाद की वीडियो में हम दो नियम और पढ़ेंगे और इनका आप बहुत ज्यादा उदाहरण देखना है। धन्यवाद।